हेलो ऑनलाइन सेलर, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेसिफिकली जब आप अमेजोन पर सेलिंग करते हैं तो अमेजोन पर सेलिंग के टाइम पे आपको किस तरीके से अपनी जीएसटी की कंपटीशन करनी होती है और किस तरीके से अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। कौन कौन सी रिटर्न आपको जीएसटी में फाइल करनी होती है एज अ ऑनलाइन सेलर, किस तरीके से उसकी कंपटीशन प्रिपेयर करनी है, कैसे ऑफलाइन यूटिलिटीज का यूज करना है और कैसे उसको अपलोड करके जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना होता है। ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा सो दैट आप कहीं पर भी मिस करते हैं तो देखिए टैक्सेशन में क्या चीजें, आपको पूरा कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, आपको रिपोर्ट भी एनालाइज करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपकी रिपोर्ट्स जनरेट होकर के आती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स का आपको यूज करना होता है अपनी जीएसटी की कैलकुलेशंस के लिए। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो गाइज, आ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बेसिक्स कुछ आपको बता देता हूं, कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जब आप एक ऑनलाइन सेलर की तरीके से काम कर रहे हैं और कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं। देखिए, दो मेन कंप्लायंसेस होते हैं, बेसिकली मैं तीन मेन कंप्लायंस बोलूंगा, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस। तीनों के बारे में आपको एक ओवरव्यू दूंगा, किस तरीके से कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज आपके ऊपर लगाई जाएंगी। अच्छा, ऑनलाइन सेलिंग में ना गवर्नमेंट भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट को भी पता है आप कितने की सेल कर रहे हो, कितने का आपको, कितना पैसा आपको रिसीव हो रहा है। तो जरूर ध्यान रखिए, जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो उस केस में टैक्स को इवेड करना और टैक्स छुपाना, जो कच्चे वाला और पक्के वाला जो होता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और नहीं कर पाएंगे आप। आपको अपनी सारी ट्रांजैक्शन करेक्टली रिपोर्ट करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आइए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फॉर ऑनलाइन सेलर्स के कुछ बेसिक्स में आपको सबसे पहले समझाता हूं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो कि एक ऑनलाइन सेलर को करने होते हैं। गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। आज की वीडियो पूरा देख लोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल कर पाओगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल। इवन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा किस तरीके से ऑनलाइन सेलर्स का स्ट्रक्चर काम करता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉर्मल जो हमारी प्रैक्टिस होती है जीएसटी की, नॉर्मल जो जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं और एक दो चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं। यहाँ पर टीसीएस की रिटर्न आपकी अलग आती है। उसके अलावा B2C की सेल्स जो होती है, स्टेट वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका डेटा होता है। डेटा को फिर फिल्टर करना, शॉर्ट करना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको भी एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरीके से एक ऑनलाइन सेलर की जीएसटी प्रिपेयर करनी होती है। सबसे पहले कंप्लायंसेस बताता हूं, कौन कौन से कंप्लायंसेस एक ऑनलाइन सेलर को करने होते हैं। सो नंबर 1, जीएसटी के अंदर सबसे पहले बताता हूं आपको। जीएसटी के अंदर आपको एक GSTR-1 फाइल करनी होती है जो कि मैंडेटरी रिटर्न है। अब एक चीज को समझिए, जीएसटी के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 20 लाख की या 40 लाख की, एक लिमिट होती है। जब आपकी सेल उस लिमिट को एक्सीड करती है तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन वगैरह पे बेचना चाहते हैं अपनी गुड्स को, उसके थ्रू अपनी गुड्स को बेचना चाहते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड वाली लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर आपको ₹1 की भी सेल करनी है, इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप अमेजॉन पर रजिस्टर करने जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करने जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे जीएसटी नंबर मांगता है। तो वो जीएसटी नंबर इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि लॉ के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटी नंबर। आपके ऊपर वो जो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ₹1 की भी आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। सो जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद में रिटर्न्स की बारी आती है। सो रिटर्न्स की बारी जो आती है उसमें देखिए, सबसे पहली रिटर्न आपकी जीएसटी की होती है GSTR-1, जहां पर आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी होती है। मैं ये आपको फाइल करके दिखाऊंगा। जीएसटी का तो आज का हमारा टॉपिक है, तो आपको GSTR-1, GSTR-3B और TCS रिटर्न, ये 3 रिटर्न जो है वो आज मैं प्रैक्टिकली शो करूंगा कैसे इन तीनों रिटर्न्स को फाइल किया जाता है, ठीक है।
GSTR 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, ये एक मैंडेटरी रिटर्न है और मंथली या क्वार्टरली दोनों फ्रीक्वेंसी में आप फाइल कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है। कब ऑप्शन होता है? देखिए, क्वार्टरली का ऑप्शन आपके पास तब होता है जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 5 करोड़ तक है तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। सो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो आप GSTR 1 और GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करोगे, अदरवाइज आप GSTR 1 और 3B को मंथली फाइल करेंगे। ठीक है, ये एक मैंडेटरी रिटर्न होती है। ठीक है, फाइल करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर लेट फीस वगैरह लगा सकता है। नेक्स्ट हमारी रिटर्न होती है GSTR 3B। नो, GSTR 1 के अंदर हम डालते हैं आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो आपने सेल की, यानी आपकी सेल्स की डिटेल जो होती है वो GSTR 1 के अंदर जाती है। लेकिन GSTR 3B के अंदर आपकी सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल और साथ में कितना टैक्स बना, तो जो टैक्स की पेमेंट होती है यानी GST की जो आपकी फाइनल पेमेंट होती है वो GSTR 3B के अंदर होती है। तो यहां पर आपकी टैक्स पेमेंट होती है। ये भी एक मैंडेटरी रिटर्न है, फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी हो सकता है आपकी अलग अलग हो, मंथली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। तीसरी हमारी रिटर्न आती है जो कि स्पेशली ऑनलाइन सेलिंग के केस में ही आपको फाइल करनी होती है, वो होती है TCS रिटर्न। TCS रिटर्न, अब ये GST वाली TCS रिटर्न है, इसको इनकम टैक्स के अंदर भी एक TDS और TCS होता है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये GST वाला TCS होता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अमेजोन की जो MTR रिपोर्ट होती है। आज स्पेसिफिकली हम अमेजोन पे फोकस करेंगे, अमेजोन की जो अपडेटेड मेथड है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना होता है। सो अमेजोन में आपको MTR रिपोर्ट्स के अंदर B2B और B2C वाली फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, राइट? तो उसमें आप देखेंगे तो आपका एक TCS डिडक्ट होता है, आपको जो पेमेंट मिलती है, जो आपको सेटलमेंट होती है। फिर आप अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट चेक कर लेना, सेटलमेंट रिपोर्ट में आपकी TCS की एक डिडक्शन होती है। यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको TCS डिडक्ट किया जाएगा 1% के रेट से आपका TCS डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद में आपको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी उसका 1% TCS डिडक्ट होगा, उसके बाद में आपको बैलेंस पे किया जाएगा। तो जो TCS डिडक्ट होता है वो TCS आपको जब आप GST रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको उसका क्रेडिट मिलता है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जितना TCS आपका एक मंथ में डिडक्ट होता है वो आपको एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके वो GST पोर्टल के कैश लेजर में वो आपका ऐड हो जाता है, जितना भी आपका TCS डिडक्ट होता है एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर। नाउ उसको क्लेम करने के लिए आपको ये वाली रिटर्न फाइल करनी होती है, TCS रिटर्न। नाउ ये जो TCS रिटर्न होती है ना, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं की हुई है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। ये एक ऑप्शनल रिटर्न है। ये कौन सी रिटर्न है? ऑप्शनल रिटर्न है। अब गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल रिटर्न क्यों बोला? क्योंकि भाई यहां पर गवर्नमेंट को पैसा देना है, आपको कैश में पैसा आएगा, आप क्लेम करोगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी नहीं किया, ऑप्शनल है। तो भाई अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका ही लॉस है। अगर आप TCS रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका जो TCS डिडक्ट हुआ उसको आप क्लेम नहीं कर रहे हो, तो ये आपका ही लॉस है। इसीलिए ऑनलाइन सेलर के केस में स्पेसिफिकली बहुत मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट रिटर्न हो जाती है आपकी TCS की रिटर्न। तो टू क्लेम TCS क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको TCS की रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके अलावा GSTR 9 और 9C दो रिटर्न्स आती हैं, लेकिन ये मैंडेटरी सबके लिए नहीं होती। इनकी टर्नओवर लिमिट होती है। अगर आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ तक है, GSTR 9 जो होती है वो एनुअल रिटर्न होती है। इसकी टर्नओवर लिमिट है प्रीसीडिंग ईयर में अगर 2 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको GSTR 9 फाइल करनी है। एंड 9C जो होती है वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। ये आपको तब फाइल करनी होती है जब आपकी टर्नओवर पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, और ये एनुअल साल में एक बार फाइल की जाती है। ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक क्लास ऑफ टैक्स पेयर के द्वारा ही फाइल की जाती है। यानी GSTR 9 के लिए लिमिट है 2 करोड़ और GSTR 9C के लिए लिमिट है 5 करोड़। तो अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट के अंडर है तो आपको इन GSTR 9 और 9C फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, मैं एडवाइस करूंगा 9 और 9C अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो खुद फाइल ना करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल रिटर्न्स होती हैं। वैसे 9 और 9C से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है, हमारे कोर्स में भी वो ऐड है और शायद यूट्यूब पे भी 1-2 वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर 9 और 9C से रिलेटेड। बट इवन दो मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें अगर 9 और 9C की बात है। बाकी ये तीनों रिटर्न्स तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, बस पूरी वीडियो को देखना, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा मैं। और
खाली ये नहीं कि किस तरीके से होता है, उसके पीछे क्या लॉ है, कौन सा लॉ काम कर रहा है, क्या कौन कौन से प्रोविजंस काम कर रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जीएसटी के कंप्लाइंस के बाद नेक्स्ट हमारा कंप्लाइंस आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको आईटीआर फाइल करनी होती है, वो पूरे साल में एक बार फाइल करनी होती है। उसके बाद टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब आती है, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर 10 करोड़ जो है वो आपकी लिमिट है, अगर आप एक ऑनलाइन सेलर होते हैं तो 10 करोड़ की आपकी लिमिट होती है टैक्स ऑडिट के लिए। उससे ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर है तब आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी पूरे साल में ही होता है एक बार। उसके बाद टीडीएस पेमेंट और टीडीएस रिटर्न जो है ये आपको कब फाइल करनी होती है, अगर आपकी सेल प्रीवियस ईयर में 50 लाख को एक्सीड कर जाती है, अगर आप एक इंडिविजुअल है। ध्यान से सुनो ना, यहाँ पर टीडीएस के प्रोविजन आपको थोड़े से मैं समझा रहा हूँ। अब इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है टीडीएस, ये टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का पार्ट होता है। सो टीडीएस आपके लिए मैंडेटरी कब है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक प्रोप्राइटर एज अ प्रोप्राइटर जो है वो काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड करती है प्रीवियस ईयर में, तब आपके लिए मैंडेटरी है टीडीएस की पेमेंट करना और टीडीएस डिडक्ट करना और टीडीएस की रिटर्न फाइल करना, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। दूसरा आपका ऑप्शन दूसरा है कि अगर आप एक कंपनी है या अदर देन इंडिविजुअल है, उस केस में तो भाई आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ना ये टीडीएस का कौन सा रिटर्न है, कौन सी पेमेंट है, मैं इसके बारे में अभी इसके अंदर नहीं जा रहा ज़्यादा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ और ये अलग चीज़ हो जाती है। इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा किस तरीके से टीडीएस से कंप्लाइंस करना होता है। और मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, बिलीव मी, मेरे मोर देन 250 ऑनलाइन सेलर्स के क्लाइंट्स हैं जिनका हमारी टीम हैंडल करती है जीएसटी एंड आईटीआर। और ये वाला जो कंप्लाइंस है ना, वो बहुत ओवरलुक किया जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है। क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट आता है, मैं पूछता हूँ ये वाले कंप्लाइंस हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि ये कंप्लाइंस टीडीएस का भी होता है आपके जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। और इसकी भी रिपोर्ट्स आती हैं सेपरेटली, इसकी सेपरेटली रिपोर्ट्स आती हैं। खैर, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे टीडीएस की पेमेंट, टीडीएस की रिटर्न, एज ऑनलाइन सेलर किस तरीके से इसका कंप्लाइंस आपको करना होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जीएसटीआर1, 3B एंड टीसीएस रिटर्न, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अमेजॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं पूरा आज का सेशन होने वाला है। बाकी फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जहां पर आप 3 प्लेटफॉर्म पे या 2 प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नाउ, अगर आप अमेजॉन पे सेल करते हैं, उस केस में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं। देखिए, खाली हो ये भी हो सकता है कि खाली आप अमेजोन पे सेल नहीं कर रहे हो, मैं अमेजोन पे भी सेल कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन भी सेल करता हूँ, मेरा ऑफलाइन भी एक शोरूम है, मैं वहाँ पे भी सेल करता हूँ, और अमेजोन पे मेरी पूरी अमेजोन पे लिस्टिंग है, मैं अमेजोन पे भी सेल करता हूँ। तो जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर दोनों को आपको कंबाइन करके दिखाना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सेलिंग का अलग से दिखाएंगे और जो आप ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं या जो आप अपने शोरूम पे या रिटेल सेलिंग करते हैं उसका अलग से दिखाएंगे। आपको एक ऐसी कॉम्पिटिशन शीट प्रिपेयर करनी है जहां पर आप अपना सारी सेल्स को इंक्लूड करेंगे। तो वो आपको मैं कंपटीशन वाले पार्ट में समझाऊंगा किस तरीके से आपको अपनी सारी सेल्स उस कंपटीशन शीट के अंदर जो है वो डालनी होती है। तो सबसे पहले आपको अमेजोन के रिस्पेक्ट में आपको एमटीआर रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, और एमटीआर रिपोर्ट्स अमेजोन पे B2B की भी अवेलेबल होती हैं और B2C की भी अवेलेबल होती हैं। सो B2B एंड B2C दोनों ही अवेलेबल होती हैं, दोनों रिटर्न्स आपको डाउनलोड करनी है। अब कभी कभी होता ये है, जब आप पोर्टल के रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे, पोर्टल अमेजोन के सेलिंग सेंटर में जाओ, रिपोर्ट्स के अंदर जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होता है, वहां पर आपको एमटीआर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। हो सकता है आपका B2B के अंदर कुछ भी ना आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी B2B सेल नहीं हुई है। B2B सेल का मतलब क्या होता है, जब आपने सेलिंग करी, अमेजोन आपको एक ऑप्शन देता है कि भाई आप B2B सेलिंग भी कर सकते हैं। यानी जब आप बाय करोगे ना, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं खुद अगर अपना पर्सनल बताऊं तो हमारा पर्सनल एक बिजनेस अकाउंट भी है अमेजोन पे और एक इंडिविजुअल अकाउंट भी है। तो बिजनेस अकाउंट से जो भी हम परचेज करते हैं वो हमारी B2B की परचेज होती है। इसी तरीके से आप जब सेलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है जो पर्सन बाय कर रहा है, जो बायर है, वो जीएसटी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और उसने अपना बिजनेस अकाउंट अमेजोन पर बनाया है। तो अगर वो बिजनेस अकाउंट से परचेज करता है तो उसको B2B परचेज बोला जाता है। सिंपली आप बिल पे भी देखोगे तो आपका तो जीएसटी नंबर होता ही है, सेलर का जीएसटी नंबर तो इनवॉइस पे होगा, बायर का जीएसटी नंबर भी इनवॉइस के ऊपर होता है। यानी जब एक रजिस्टर्ड पार्टी दूसरी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करती है उसको बोलते हैं B2B सप्लाई। लेकिन हो सकता है वो ना हो सकता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी ने आपसे परचेज ना किया हो। तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक जरूर कर लेना, B2B की रिपोर्ट भी आपको चाहिए और B2C की रिपोर्ट भी आपको चाहिए होती है। इसके अलावा हो सकता है अमेजोन के साथ साथ हो सकता है आपकी एक रिटेल शॉप हो, कोई आप ऑफलाइन भी गुड्स बेचते हैं, तो वहां पर कितनी आपने सेल्स करी है उसकी डिटेल भी आपको चाहिए, ऑफलाइन सेल्स की डिटेल भी आपको चाहिए होती है।
ऐसा नहीं है आप ऑनलाइन सेलिंग के लिए अलग डेटा बनाओगे और ऑफलाइन सेलिंग के लिए अलग डेटा बनाओगे। हम एक ही कंपटीशन शीट बनाएंगे, उसी के अंदर सारे डेटा हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमको क्या डिटेल चाहिए, B2B परचेज की डिटेल चाहिए और कमीशन के इनवॉइसेस चाहिए। देखिए B2B परचेज का मतलब क्या, आप जो भी अमेजोन पे माल बेचते हो वो कहीं ना कहीं से परचेज करके लाते हो, कहीं ना कहीं से परचेज करके लाते हो, तो उसके ऊपर आप GST पे करते हो। देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट पे। ये जो B2B परचेज होती है, यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे क्लाइंट्स का, मेरे मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करते हैं, क्योंकि वो बल्क में उठाते हैं, मार्केट से उठाते हैं, होलसेल मार्केट से, तो वहाँ पे वो बिल नहीं लेते हैं, कच्चे में परचेज, सिंपली आपने सुना होगा कच्चे में परचेज करते हैं। कहने का मतलब वो एक अनरजिस्टर्ड पर, देखिए कच्चे में परचेज वैसे ठीक नहीं, ये वर्डिंग भी ठीक नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं। तो जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो तो उस केस में अभी तक तो RCM में कोई लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको RCM में उसकी लायबिलिटी पे करनी पड़े। तो मैं यही एडवाइस करता हूं कि आप ट्राई करो जो भी आप परचेज कर रहे हो वो मतलब B2B परचेज करो, क्योंकि आप अमेजोन पे जो बेच रहे हो वो तो आपको सारी दिखानी पड़ेगी, वो तो आपको भाई आपके सारे रिकॉर्ड्स में है, लेकिन परचेज आपके रिकॉर्ड्स में नहीं होगी तो आपका फिर टैक्स लायबिलिटी वहां पर ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो ट्राई करो जब भी आप परचेज करते हो तो परचेज का बिल लो, और वो भी GST वाला बिल लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चिंता मत करो, रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जो सेल्स पे GST होता है उसमें से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको अपनी जेब से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो B2B परचेज आप वो कर लो। दूसरा, कमीशन इनवॉइस कौन से होते हैं ये वाले, देखिए GST के अंदर आपको गुड्स का भी मिलेगा, जो गुड्स आप परचेज करके लाते हो उसका भी इनपुट मिलता है, साथ में जो सर्विस आप लेते हो उसका भी इनपुट मिलता है। नाउ कमीशन और उसके साथ साथ शिपिंग के इनवॉइस भी यहां पर मैं लिख देता हूं। अमेजोन आपको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, अमेजोन आपको डिलीवरी की सर्विस देता है, तो वो आपसे कमीशन और शिपिंग चार्ज करता है, तो जो वो कमीशन और शिपिंग चार्ज करता है उस पर GST लग के आता है, उसके इनवॉइसेस भी वो आपको देता है, पोर्टल पे आपको मिल जाते हैं अपने सेलर सेंटर पे। तो ये वाले भी आपको चाहिए होते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी आप एज अ परचेज ऑफ सर्विस आप ट्रीट कर सकते हैं, इनपुट सर्विस इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में। सो इनपुट सर्विस जो होता है उसके लिए आपको कमीशन के इनवॉइसेस चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आपको GST या 2A और 2B से मैच करना होता है, अपने परचेज को इससे मैच करना होता है, एंड फिर आपको अपनी कॉम्पिटिशन शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। अब आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से एक ऑनलाइन सेलर को कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। GST के अंदर GSTR1, GSTR3B, TCS रिटर्न, इनकम टैक्स के अंदर ITR आपको फाइल करनी होती है। ठीक है, हम जो है आज फोकस करेंगे GST रिटर्न से रिलेटेड, GSTR1, GSTR3B एंड TCS रिटर्न अमेजोन के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल ही डिटेल में। चलिए सिस्टम पे आ जाइए। सो चलिए गाइस, अब चलते हैं सिस्टम पे। आपको सबसे पहले डेटा शो करता हूं एक क्लाइंट का, और फिर दिखाऊंगा कैसे कंपटीशन प्रिपेयर करनी है और किस तरीके से जो आपको सारे रिटर्न फाइल करनी होती है। सबसे पहले तो ये दो आपको दिख रही होंगी MTR रिपोर्ट्स दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, MTR और सितंबर 2021 आपको अपडेटेड GST रिटर्न जो है वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, सो B2B की सेल भी है और B2C की सेल भी है। पहले मैं एक काम करता हूं, B2C की सेल ओपन करता हूं, आपको MTR रिपोर्ट को थोड़ा सा एनालाइज करता हूं। हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन हो, तो आपकी इसमें से सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर मैं कर देता हूं, जो भी टैक्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है। बाकी तो देखो बहुत बड़ी शीट होती है, सारी चीज़ें मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर। इनवॉइस नंबर देखिए, सेलर GST नंबर, इनवॉइस डेट है, ट्रांजेक्शन टाइप है, ऑर्डर ID वगैरह वगैरह छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ खाली अपना जो टैक्सेशन से रिलेटेड पॉइंट है वो। आगे चलिए, बिल फ्रॉम, बिल टू, शिप टू स्टेट। अच्छा, शिप टू स्टेट और शिप टू स्टेट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको जरा ध्यान से समझिए, शिप टू स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, शिप टू स्टेट का मतलब क्या होता है, जिस स्टेट में आपने गुड्स को शिप किया यानी डिलीवर किया। अब GST का एक कंसेप्ट होता है, GST हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, अगर मेरा दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली से आप गुड्स बेच रहे हैं, दिल्ली से आप ऑनलाइन सेलिंग जब आप करते हैं तो आप पूरे इंडिया में करते हैं, आप कर्नाटका में भी करेंगे, आप वेस्ट बंगाल में भी करेंगे, आप गुजरात में भी करेंगे। तो इन सभी स्टेट्स में जब सेल हो रही है तो जो रेवेन्यू है वो किसके पास जाएगा, तो GST, ध्यान रखिए, GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जिस स्टेट में आप सेल करते हैं उस स्टेट के पास उसका रेवेन्यू जाता है। इसीलिए जो शिप टू स्टेट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि जिस जिस स्टेट के अंदर सेल हुआ है आपको उस स्टेट के अंदर ही सेल दिखानी पड़ती है अपनी GST रिटर्न के अंदर। आपको GST रिटर्न भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले MTR रिपोर्ट जो आपकी ये अमेजोन से डाउनलोड होती है, तो
इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। आपका पोस्टल कोड आ गया, इनवॉइस अमाउंट। अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका आती है इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउट जो है ये आपकी टोटल अमाउंट होती है। मैं थोड़ा सा ना जूम इन करता हूं सो दैट आपको चीज अच्छे से दिखे एक बार। परफेक्ट। नाउ यहां पर फर्स्ट वन इज इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट का मतलब क्या, इसके अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, यानी आपकी शिपिंग इंक्लूड होगी, आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी, और साथ में जो जीएसटी है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये होती है आपकी टोटल इनवॉइस। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये टोटल इनवॉइस वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है? देखिए माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि ये सेल नहीं है, ये रिटर्न होगी, या तो सेल कैंसिल हुई होगी या आपकी रिटर्न आई होगी, इसीलिए यहां पर ये फिगर जो है वो माइनस में आ रही है। ठीक है, तो माइनस की वजह से कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट है हमारा टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। अब आपको एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला था वीडियो बहुत डिटेल होने वाली है, आपको आपकी सारी रिपोर्ट समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमारा डेली का यही काम होता है, हमको बहुत सारी रिटर्न से डील करना पड़ता है। तो एक एक चीज आपको समझाता हूं मैं आज, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम खुद कर सकते हैं, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें। देखो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, स्टार्टिंग में आपका डेटा ज़्यादा नहीं होता, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होती, आप खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डेटा ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा होता है, तो आपको टाइम भी नहीं होता, आपको फोकस अपने काम पे करना चाहिए और इसको आपको आउटसोर्स ही करना चाहिए। बट आपको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। ठीक है, टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। अच्छा हाँ, हम यहां थे टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। इसका मतलब अब क्या होता है, देखिए टैक्स हटा करके जो वैल्यू आ रही है, यानी इनवॉइस वैल्यू जो है ना, इनवॉइस अमाउंट में से आप टैक्स अमाउंट हटा दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये टैक्सेबल वैल्यू। इसको ना प्यार से लॉ की लैंग्वेज में, जीएसटी की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर आपका टैक्स काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टोटल टैक्स अमाउंट। टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट। नाउ इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना, अगर आप टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस और टोटल टैक्स अमाउंट इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। बोलिए पॉइंट क्लियर है? इन दोनों को, ये आपका टैक्स है, ये आपका टैक्स हटा करके अमाउंट है, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपकी इनवॉइस अमाउंट जो है वो यहां पर निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमारा आता है सीजीएसटी का रेट, एसजीएसटी का रेट, यूटीजीएसटी का रेट और आईजीएसटी का रेट। और कंपनसेशन सेस नहीं होता, बहुत कम केसेस में मिलेगा, बहुत कम प्रोडक्ट्स पे होता है, वो जीरो होगा। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ जाएगा, प्रिंसिपल। अच्छा, अब यहां पर दिमाग में कंफ्यूजन आएगी आपके, मैं क्लियर करूंगा, मैं सारी चीज, इसीलिए तो मैं आपको एमटीआर रिपोर्ट समझा रहा हूं, क्योंकि एमटीआर रिपोर्ट भी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करना सीखना है, कॉम्पिटिशन सीखना है, तो सबसे पहले इस एमटीआर रिपोर्ट को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। प्रिंसिपल अमाउंट में और ये जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है, क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा? मुझे बताइए, आप एक बार सोचिए, कुछ डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो किस चीज का अमाउंट है? वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर मैं मान लीजिए माउस बेचता हूं, एक लैपटॉप बेच रहा हूं, या फिर एक टैबलेट बेच रहा हूं, एक कैलकुलेटर बेच रहा हूं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या, ये मेरे कैलकुलेटर की वैल्यू है। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर बेचता हूं ऑनलाइन अमेजॉन पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये मेरे कैलकुलेटर की वैल्यू है। टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस का मतलब क्या है, इसके अंदर कैलकुलेटर की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, और साथ के साथ कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी? कैलकुलेटर की वैल्यू के साथ साथ जो शिपिंग और कमीशन की वैल्यू है वो भी हमारी यहां पर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ये है। इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट का बेसिक ये है, प्रिंसिपल अमाउंट का फिर इन्होंने बाइफर्केशन किया है कि प्रिंसिपल अमाउंट का बेसिक आपका इतना आ रहा है, देखिए, और इसके ऊपर टैक्स आपका इतना बन रहा है, ये आपका यहां से यहां तक का ये रहा, ये आपका टैक्स बन रहा है, ये आपका टैक्स बन रहा है। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल अमाउंट। ये मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, इसको करते हैं इस कलर से हाईलाइट। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट बेसिस और प्रिंसिपल का टैक्स, यानी यहां से लेकर यहां तक आप ऐड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। कहां से कहां तक ऐड करोगे आप? यहां से यहां तक ऐड कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल के साथ साथ यहां पर आपको शिपिंग वाली अमाउंट भी ऐड करनी पड़ेगी, तब आपका जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी? वो आपकी जो हमने टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आपकी शिपिंग की कॉस्ट होती है प्लस आपके प्रोडक्ट की प्रिंसिपल वाली वैल्यू होती है। तो शिपिंग का आपका इसके बाद से स्टार्ट होता है यहां से। एमटीआर रिपोर्ट भी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी बड़ी होती है, पहली बात तो देख के ही, अगर आपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर रखी है, देखो अब वो कभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपने अपनी लिस्टिंग बनाई है। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया होगा, यहाँ पर शिपिंग अमाउंट जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसने जो भी इसकी शिपिंग की कॉस्ट है उसको इसने इसके अंदर कंसिडर कर लिया अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर, इसीलिए शिपिंग अमाउंट कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रही है, जीरो आ रही है, वरना काफ़ी केसेस में आती भी है। ठीक है, सो शिपिंग का आईजीएसटी टैक्स अमाउंट यहाँ तक,
ये आपका शिपिंग का आ जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये हमारा शिपिंग की टोटल वैल्यू आ गई, ये हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये फिर हमारी टोटल यानी शिपिंग प्लस प्रोडक्ट दोनों का टोटल आपका यहां पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए आप, आगे गिफ्ट रैप वगैरह के ऑप्शंस देते हैं, तो वो यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाती है, उसका जीएसटी ऐड हो जाता है। प्रोमो कोड वगैरह है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, शिपिंग कोड, टीसीएस, एसजीएसटी रेट, टीसीएस आईजीएसटी जो मैंने आपको बताया 1% की रेट से कटता है, ये वो टीसीएस का अमाउंट है, ये वो टीसीएस वाला अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो आपका टीसीएस डिडक्ट होता है। मैं आपको बता रहा था ना, जीएसटी के अंदर आपका जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपका टीसीएस डिडक्ट किया जाता है। तो वो एमटीआर रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना, वैसे कितना परसेंट है, 1% रेट होता है। 0.01 का मतलब है 1%। और ये किसका होता है, ये टैक्सेबल वैल्यू का होता है, टोटल टैक्स। अब ये किसका निकला होगा मैं आपको बता देता हूँ, एमटीआर रिपोर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। जो आपका टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस है, ये वाली जो फिगर होती है ना, इसका जब आप 1% निकालोगे, ये दिख रहा है आपको 845.76, इसका 1% निकालो 8.45, तो देखिए आपका 8.45 आ रही होगी वैल्यू, 8.45 आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। 8.4546 हो गया, वो फ्रैक्शन डिफरेंस की वजह से 8.46, ठीक है। इस तरीके से सभी के ऊपर जो है आपका क्या निकलता है, टीसीएस निकलता है। अब इस टीसीएस को अगर आपको क्लेम करना है तो आपको टीसीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर टीसीएस तक का आपका हो जाता है, और जो वैल्यू आती है उसमें से फिर टीडीएस माइनस होता है। अब टीडीएस की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे शो नहीं करी, वो आपको मिलेगी जब आप अपने सेलर सेंटर पे जाकर के अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट देखोगे। तो ये माइनस होने के बाद, टीसीएस माइनस होने के बाद एक टीडीएस माइनस होता है, वो भी 1% माइनस होता है, और वो लेकिन आपकी एमटीआर रिपोर्ट में नहीं इंक्लूड होता, वो आपका सेटलमेंट रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी से वैसे भी उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, परफेक्ट। तो ये एमटीआर रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी। टैक्सेशन से जो भी रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिए। नाउ B2C हो गया। नाउ यहां पर B2B में, B2B भी आपको दिखा देता हूं। B2B जो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल की होगी अमेजोन के ऊपर, वो वाली रिपोर्ट आपको मैं शो करता हूं। तो ये वो वाली रिपोर्ट है, इसको भी थोड़ा सा जूम इन करते हैं सो दैट आपको इजीली दिखे। यहां पर बस आपको एक डिफरेंस मिलेगा छोटा सा, सेलर का जीएसटी नंबर तो होता ही है, आपको बायर का जीएसटी नंबर और बायर का नेम मिल जाएगा। ये देखिए, बायर का नेम ये रहा और बायर का जीएसटी नंबर ये रहा, जीएसटी आईडी, ये बायर की जीएसटी नंबर है, ये बायर का नाम है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी चीजें इसमें भी सेम होती है, B2B के अंदर भी, बस जीएसटी नंबर हमारा अलग होता है और इसकी रिपोर्टिंग हमको GSTR1 के अंदर अलग तरीके से करनी होती है, वो भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दो रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपको समझाई अमेजोन से रिलेटेड, आपको अमेजोन से रिलेटेड आज मैं समझा रहा हूं। उसके बाद में अब आ जाइए कंपटीशन शीट में। वैसे मैंने कंपटीशन शीट प्रिपेयर की हुई है और ये एक्सेल का फॉर्मेट है, ये हमारी कंपटीशन शीट है जिसका हम यूज़ करते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, और एक मेरे पास इशू आता है, मैं ड्राइव का लिंक देता हूँ, आप इसमें एडिट करने लग जाते हो ड्राइव पे यानी ऑनलाइन एडिट करने लगते हो, वो मत करो। इस शीट को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में, फिर इसमें एडिट किया करो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है सेल्स, फिर परचेज है, फिर GSTR1 का एनालिसिस है, GSTR3B का एनालिसिस है, TCS है, जेसॉन की वर्किंग है, स्टेट कोड है। ये कंपटीशन बनाना आप सीख रहे हैं सबसे पहले हम। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूं वरना आपको शायद फॉन्ट दिखे ना, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा अच्छे से, परफेक्ट। आ जाइए, सबसे पहले मैंने लिखा है मार्केट प्लेस। देखिए, हम जो है ना इस शीट का यूज करते हैं मल्टीपल मार्केट प्लेस के लिए भी करते हैं। मान लीजिए हमारा क्लाइंट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर बेच रहा है, उसके लिए भी हम इसी शीट का यूज करते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन भी बेचते हैं अमेजॉन पे, ऑफलाइन भी बेचते हैं, उस केस में भी हम यही शीट यूज करते हैं। तो सारे केस आपके कवर हो जाएंगे आपके शीट के अंदर। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बस नीचे का डेटा ये मैंने ऐड किया हुआ है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, सो दैट आपका ज्यादा टाइम मैं कंज्यूम ना करूं, आपको शीट समझा देता हूं। सबसे पहले आपको मार्केट प्लेस लिखना है, तो अमेजॉन है तो अमेजॉन हमने लिख दिया। इनवॉइस नंबर लिखना है, अब ये कहां से लिखा होगा, मैंने ये शीट दिखाई थी B2C वाली शीट, मैं आपको शो कर देता हूं। ये हमारी B2C वाली ये वाली शीट है, इसके अंदर देखिए इनवॉइस नंबर ये रहा, आगे पीछे मिलेंगे थोड़े से आपको। देखिए, मार्केट प्लेस आपको खुद डालना है अमेजॉन, उसके बाद इनवॉइस नंबर कहां से डालेंगे आप, इनवॉइस नंबर आपको अपनी एमटीआर रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये रहा आपका इनवॉइस नंबर, यहां से आप डालेंगे। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं, एक सेकंड दो मेरे को। ये इनवॉइस नंबर आ गया, उसके बाद इनवॉइस की डेट आपको मिल जाएगी, ये भी वहीं से मिल जाएगी। इनवॉइस डेट आपकी ये भी, ये देखिए यहाँ से डाली हुई है,
क्लाइंट नेम नहीं आएगा। देखिए B2C वाली सेल में क्लाइंट नेम की जरूरत नहीं होती है, GST नंबर की जरूरत नहीं होती है, B2B वाली सेल में होती है। ठीक है, तो इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। बाकी पीरियड सितंबर है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डाल दिया, नेचर B2C, ट्रांजेक्शन टाइप आप डाल सकते हो, ट्रांजेक्शन टाइप ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में डेस्टिनेशन क्या है, जो मैंने आपको समझाई थी क्या, कि भाई जो शिप टू स्टेट होता है, शिप टू स्टेट इसमें आपको यहाँ मिलेगा, देखिए बिल फ्रॉम शिप टू सिटी, शिप टू स्टेट, दिस वन शिप टू स्टेट, ये हमारा शिप टू स्टेट होता है। तो इस वाले शिप टू स्टेट के अंदर ये वाला कॉपी करके आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद HSN कोड जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। सो दिस इज अवर HSN कोड, ये हमारा HSN कोड होता है, ये रहा। सो ये आपको डालना होता है वहाँ पर। और इसके HSN कोड के बारे में मैंने क्यों नहीं डाला इस केस में वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और क्यों मैं GSTR 1 के अंदर नहीं डालूंगा वो भी समझाऊंगा। अभी रुको तो सारी चीज़ें समझाऊंगा, कौन कौन से कॉलम फिल करने होते हैं, कौन कौन से कॉलम फिल नहीं करने होते हैं, स्टेप वाइज चीज़ सीखोगे। मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा आपका कवर हो जाएगा A to Z एनालिसिस। क्वांटिटी डाल दो, टैक्सेबल अमाउंट, अब ये यहाँ टैक्सेबल अमाउंट कौन सी डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपका एक अमाउंट आ रही होगी, ये रहा टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। इसको देखिए जरा, इस वाली फिगर को, टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस ये दिख रहा है आपको, टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस, ये वाली फिगर आपको, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट मैंने बताया था ना, टेक्निकल टर्म में इसी को बोला जाता है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस को कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। रेट हमारा कहाँ से आ गया होगा, रेट यहाँ से आ गया होगा, ये रहा रेट, रेट में रुपीज़ आ गया, रुपीज़ नहीं होगा, रेट तो हमारा परसेंटेज में होता है ना, तो अकाउंटिंग की जगह इसको जनरल कर देते हैं। ये हमारा रेट आ गया। IGST, CGST और SGST कहाँ से आया होगा, ये भी हमने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमको मिल जाता है IGST, CGST टैक्स और SGST टैक्स, वो कॉपी पेस्ट करा और टोटल कर दिया, तो वो हमारी इनवॉइस अमाउंट आ गई। TCS 1% है किसका, टैक्सेबल अमाउंट का। और बाकी आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो आपकी MTR रिपोर्ट होती है, ये रहा आपका TCS अमाउंट, ये रहा, इसको भी आप सीधा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, सेम चीज़ है। B2C का कर देना। B2C के बाद नीचे देखो, थोड़े से हमारे B2B के इनवॉइसेस भी थे, B2B वाली जो रिपोर्ट थी, तो B2C को यहाँ से आप क्लोज करो, और B2B वाली जो रिपोर्ट है दिस वन, इसको आप ओपन कीजिए। एंड B2B में डिफरेंस क्या होगा, बस GST नंबर आपको डालना है और बायर का जो नाम है वो आपको ऐड करना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ वही कॉपी पेस्ट होंगी। बस ये जो दो चीज़ हैं, यहाँ पर आपका लास्ट में आ रहा होगा बायर का GST नंबर और बायर का नेम, दिस वन, ये रहा, ये आपका बायर का नेम है। B2B में बस ये डिफरेंस होता है, और ये इसका GST नंबर है। तो ये हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया हुआ है, ये दोनों यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद पीरियड सितंबर ही है, बाकी चीज़ें, और यहाँ नेचर में चेंज कर देना, नेचर में B2C की जगह कौन सा आ गया, ये B2B है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद तो सारी चीज़ें सेम है, उसके बाद सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, मैंने यहाँ पर HSN कोड डाला हुआ है। एक चीज़ नोटिस करो आप, एक चीज़ नोटिस करो आप, मैंने B2B के अंदर HSN कोड डाला है, B2C के अंदर HSN कोड नहीं डाला है। अब कहने को मैं आपको ये चीज़ ना बताऊं, स्किप कर दूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये रीसेंट अपडेट है, अपडेट तो HSN कोड के अंदर ही आया है ना। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे ऑनलाइन सेलर GST की। ये छोटी छोटी चीज़ें तो कोई नहीं बताता, क्योंकि हम तो करते हैं काम ना, तो हमको सारी चीज़ें पता होती है, छोटी से छोटी बारीकी हमको पता होती है। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, सर इस टेबल में GST के इस कॉलम के अंदर क्या हम ये भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। हमारी GSTR 1 में यहाँ पर हमने गलती कर दी, क्या वो चेंज हो सकती है? भाई सब पता है हमको, सब हम काम करते हैं, लेकिन आप बस ध्यान से देखो, समझो चीज़ों को। तो यहाँ पर नहीं डाला और यहाँ पर HSN कोड डाला है, तो उसके पीछे एक रीजन है। चलिए मैं रीजन आपको समझा देता हूं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2B आपके लिए मैंडेटरी है, लेकिन B2C की HSN वाइज रिपोर्टिंग आपके लिए ऑप्शनल होती है। क्या बोला मैंने, जल्दी से रिपीट दोबारा से कर देता हूं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2C की HSN वाइज रिपोर्टिंग आपके लिए ऑप्शनल है, और मेरे इस क्लाइंट की टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के अंडर है, 5 करोड़ से कम है पूरे साल की। इसलिए B2C में मैं यहां पर कुछ नहीं डालूंगा, B2C में मैं HSN वाइज रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। लेकिन B2B, ये तो B2B है ना, यहां से यहां तक,
B2B वाली सेल में मेरे को HSN वाइज रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, चाहे मेरी सेल कितने की भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स वैल्यू। इसीलिए B2B में मुझे HSN वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां पर देखिए B2B के जितने भी मेरे इनवॉइस हैं मैंने सबके आगे HSN कोड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आ जाइए आगे। सेल के बाद परचेज। नाउ परचेज की डिटेल मैंने कहां से निकाली है मैं आपको बता देता हूं। मैंने परचेज जो लिया है वो 2A से पिक किया है। 2A में सारा डेटा आपका आ जाता है। मैंने आपको बोला था कमीशन के इनवॉइसेस या जो आपने परचेज करे हैं वो इनवॉइसेस आपके 2A में अवेलेबल हो जाते हैं। जो अवेलेबल नहीं है वैसे आप 2A को भी कंसिडर मत करो, 2B जो होती है 2B से आपको यहां पर लेना है। गवर्नमेंट ने अभी रीसेंट चेंज किया है। आपको मैं रीसेंट अपडेटेड वीडियो दिखा रहा हूं, अपडेटेड जो जिस तरीके से काम होता है वो बता रहा हूं। पहले हम क्या करते थे, हम भी 2A का यूज करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब चेंज किया, 2B लेकर के आए और अब 2B को ही मैंडेटरी कर दिया है। ध्यान रखिएगा 2B का डेटा ही आप लीजिए, वही मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ये डिबेटेबल इशू है कि 2A से डेटा लोगे आप परचेज का या 2B से डेटा लोगे। देखो बिल से तो लो ही मत, बिल से तो भूल ही जाओ, 2A से मत लो। मैं रिकमेंड करूंगा 2B से आप लीजिए। ठीक है, सो मैंने 2B हमारी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सारे जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ये फाइल हो जाएंगी सारी की सारी रिटर्न्स। तो 2B में भी सेम, मैंने तो ये डेटा 2A से लिया है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। लेकिन ये 2A जो है ये 2B में कन्वर्ट हो, 2B क्योंकि 14 को जनरेट होती है और अभी 14 आई नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसीलिए 2A से डेटा लिया है। लेकिन ये 2A वाला 99% मैं श्योर हूँ कि वो 2B के अंदर भी आ जाएगा, तो इसीलिए मेरा ये डेटा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद GSTR1 का एनालिसिस आ गया ना। ये एनालिसिस आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना आपको यहां पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश आपको दिख रहा है, अपनी शीट को रिफ्रेश कर देना और सितंबर की जगह अपना जो भी पीरियड है वो पीरियड अपना डाल देना। तो B2B के हमारे इतने इनवॉइसेस यहां पर आ जाएंगे एंड साथ में B2C वाले ये इनवॉइसेस आ जाएंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, B2C के इतने सारे इनवॉइसेस हैं। देखिए यहाँ स्टेट वाइज और रेट वाइज हमको रिपोर्टिंग करनी होती है। GST में रिपोर्टिंग कैसे होती है, GST रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली ये फिल्टर मैंने लगाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर भी एक बार रिफ्रेश कर लेना, जब आप डेटा डाल देते हो ना उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपके पास रिफ्रेश का एक ऑप्शन आता है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो ये स्टेट वाइज और रेट वाइज डेटा हमारा यहाँ पर आ जाता है। नाउ इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, GSTR1 हमारा हो गया, GSTR1 का एनालिसिस हो गया, GSTR1 कैसे फाइल होती है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले TCS की एक रिटर्न समझा देता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था जब आपको कैश में लेजर में लेना होता है तब कैसे करना होता है। सो TCS छोटी सी होती है, सिंपल सी होती है। तो सितंबर मंथ में इतने की टैक्सेबल वैल्यू, इतने का TCS है। तो सबसे पहले यहां पर हम लॉग इन करेंगे, आपको TCS की रिटर्न दिखा देता हूं। सो यहां पर हमने लॉगिन कर लिया। यहां पे आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, या रिटर्न डैशबोर्ड में मत जाओ, सर्विसेज में जाओ, रिटर्न्स के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले TCS की रिटर्न हम चेक कर लेते हैं और कौन से पीरियड की है, 21 एंड 22 के सितंबर मंथ की। ये सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में ये हमको प्रिपेयर करनी है ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आप आएंगे, आपको TCS क्रेडिट रिसीव दिख जाएगा। TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर के वैल्यू आती है। आपको कुछ डालना नहीं होता, बस आपको फाइल करनी होती है, एक्सेप्ट करना है और उसको फाइल करनी है। यहाँ पर हमारी फिगर देखो ऑटोमेटिकली आ गई, कितनी आई है उसको समझो। यहाँ पर जो नेट वैल्यू होती है ना, इसको आपको कंसिडर करना है, ये आपकी वैल्यू होती है। यानी ये तो आपने ग्रॉस सप्लाई इतनी हुई, इसमें से इतना आपका रिटर्न आ गया, तो इसमें से ये आप माइनस करेंगे तो ये आपकी नेट वैल्यू होगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू कितनी है चेक करो, 55214.77। ठीक है, इसको आप अपनी कॉम्प्रेशन शीट में से एक बार मैच कर लो। TCS वाली TCS रिसीव के अंदर 55214 देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैच है, 55214.77। TCS का सम कितना है, 552.15। तो इन तीनों का आप टोटल करेंगे, इन तीनों का मैं एक बार टोटल कर लेता हूं, 483.19 प्लस 34.48 प्लस 34.48 और तीनों का टोटल 552.15 और 552.15। यानी ये पूरी की पूरी फिगर TCS की फिगर हमारी मैच्ड है। इसको हम बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। आपकी वैल्यू करेक्ट है तो आप इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे।
एक्सेप्टेड देखिए हो गई है, एक्शन के अंदर हमारी एक्सेप्टेड आ गई है। यहाँ से आप बैक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत एरर कभी कभार आ जाती है, तो रिफ्रेश आप 1-2 बार कर देंगे तो वो एरर ठीक हो जाएगी। यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे एक बार, देखिए वैल्यू हमारी आ गई है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 आ गया। हमने एक्सेप्ट कितना करा, 55215 था और उसका TCS था। आज लास्ट डेट है, आज 11 तारीख है, GSTR1 की लास्ट डेट है, इसलिए साइट थोड़ी सी जो है स्लो चल रही है। 551 ये टोटल हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने कर लिया, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद यहाँ पे टिक करना है आपको, यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको जाना है, वार्निंग येस करना है आपको, और फाइल विद EVC से आप जो है फाइल करेंगे। OTP ऑब्वियसली मैं बाद में लेकर के फाइल कर दूंगा इसको, क्योंकि OTP मुझे लेना पड़ेगा क्लाइंट से, बट फाइल करोगे वैसे ही वो आपके कैश लेजर में वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। चलिए गाइस, तो आपको TCS समझ में आ गया होगा, छोटी सी रिटर्न होती है, बस आपको एक्सेप्ट करना है डेटा और फाइल कर देना है। मैंने फाइल नहीं किया, OTP लेकर के मैं थोड़ी देर में फाइल करूंगा। डैशबोर्ड पे आ जाइए। अब चलते हैं GSTR1 की तरफ चलते हैं और GSTR1 को जरा कैसे फाइल करते हैं उसको समझते हैं। देखिए GSTR1 पहले आपको पोर्टल पर दिखा देता हूं। आपको फाइल रिटर्न के अंदर जाना होता है सबसे पहले, एंड फाइल रिटर्न के अंदर आपको यहां से सेलेक्ट करना है क्वार्टर नंबर 2, सितंबर मंथ की हम फाइल कर रहे हैं, सितंबर में GSTR1। नाउ यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है प्रिपेयर ऑनलाइन, एक होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए? दोनों ही मेथड, 2 मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड है। आप ऑनलाइन वाले में क्या होगा, हम पोर्टल में जाएंगे और जितने भी हमारा डेटा है, B2C का डेटा है, B2B का डेटा है, वो हम पोर्टल पे एक एक करके सारा डेटा फीड करेंगे। ऑफलाइन वाले मेथड में क्या होता है, ऑफलाइन वाले मेथड में एक ऑफलाइन टूल होता है, ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, उस ऑफलाइन यूटिलिटी का हम यूज करेंगे, उसके अंदर डेटा डालेंगे, वहां से JSON बनाएंगे, उसको यहां पर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। देखिए मैं जो यूज करता हूं, हमारी टीम जो मैंने जो रिकमेंड करा है वो ऑफलाइन मेथड हम यूज करते हैं, क्योंकि एक बार जब आप करोगे स्टार्टिंग में तो आपको ऑफलाइन वाला मेथड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपका डेटा ज्यादा होता है तो ऑफलाइन मेथड ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका डेटा कम है, थोड़ी सी सेल्स है, 2-4 डेटा है आपका, तो आप ऑनलाइन वाले तरीके में जाकर के उसको फिल कर सकते हो, वरना ऑफलाइन तरीके से करो, ठीक है। ऑनलाइन वाले मेथड में मैं पहले दिखा देता हूं कौन कौन सी डिटेल आपको डालनी होती है। आपको 2 रेलिवेंट कॉलम्स होते हैं आपके लिए, कौन कौन से, B2B एंड B2C, इन दोनों के अंदर आपको डिटेल डालनी होती है। यहां पर देखिए डिटेल हमने ऑलरेडी यहां पर अपलोड की हुई है, B2C वाली, B2B वाली जो है वो बस मेरे को अपलोड करनी है। देखिए फिर भी मैं आपको एक बार GSTR1 का ओवरव्यू दे देता हूं, सो दैट आपको समझ में आए कि GSTR1 का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको उसमें डेटा डालना होता है। सो हमारी सबसे पहली टेबल जो होती है वो होती है ये वाली, जिसमें आपको B2B के इनवॉइसेस डालने होते हैं। तो B2B वाले इन्वॉइसेस जो थे उसको मैं जल्दी से यहाँ पर डाल देता हूँ। जितने भी मेरे इन्वॉइसेस थे, मेरे 4-5 इन्वॉइसेस थे और एक क्रेडिट नोट भी है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा क्रेडिट नोट कैसे डालना होता है, वो भी मैं समझा दूंगा। ये हमारा क्रेडिट नोट है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर लेता हूँ। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, जब आपकी सेल कैंसिल होती है, B2B वाली सेल जब कैंसिल होती है तो क्रेडिट नोट इशू होता है, उसको आपको GSTR1 में सेपरेटली शो करना होता है। B2C वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, B2C वाले में तो आप एडजस्ट कर दो टोटल वैल्यू में से, लेकिन B2B वाली आपको अलग से शो करनी होती है। मैं दिखाता हूं इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपका ये डेटा आ गया, तो एक काम करते हैं, ऐड डिटेल्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं होती है, नॉर्मल सप्लाई होती है। उसके बाद GST नंबर सबसे पहले आपको डालना होता है, तो ये GST नंबर आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद रिसीवर का नेम अपने आप आ जाता है, इनवॉइस नंबर आपको डालना होता है। सो इनवॉइस नंबर हमारा ये है, इसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और डेट क्या है, हमारी डेट है 4/9/2021, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे 4/9/2021। टोटल इनवॉइस वैल्यू आप डालेंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू है 499,499, और उसके बाद में 499 डालने के बाद टोटल टैक्सेबल है 422.18, 18%। सो 18% वाला रेट ये है। यहाँ पर आपको डालना है क्या, 422.88, तो 76.12 ये आ गया। इसको आप यहाँ पर ऐसे सेव कर देंगे। मैं ऑनलाइन तरीके से नहीं करता काम,
मैं बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक इन्वॉइस डाला, इसी तरीके से आपको 4 इन्वॉइस डालने, 1 2 3 4, ये 4 इन्वॉइस डालोगे और उसके बाद बस इसको सेव कर देना है, बैक जाना है। मैं सारे इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं ऑफलाइन तरीके से आपको सिखाऊंगा कैसे करना होता है पूरा काम। ऑनलाइन तरीके से देखिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अभी यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमको जनरेट समरी करना पड़ता है, तब यहाँ पर हमारा आता है, वो भी करके आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। B2C लार्ज इन्वॉइसेस यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ये वाले B2C जो हमने GST में निकाले, ये वाले जो B2C ये नहीं डालने आपको यहाँ पर, ये आपके स्मॉल होते हैं। देखिए ऊपर लिखा भी है स्मॉल। लार्ज कौन से होते हैं? जो 2.5 लाख से ज़्यादा का इन्वॉइस होता है, वो आपको यहाँ पर डालना होता है B2C लार्ज इन्वॉइस। तो 2.5 लाख से ज़्यादा वाला जो होगा उसकी वैल्यू यहाँ आती है। और ऑनलाइन सेलिंग में 2.5 लाख से ज़्यादा का क्या ही सेल करोगे आप, तो वो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। देन उसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसको भी ज़रा ध्यान से समझ लिए। हमारे केस में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? कोई आपका B2B का इन्वॉइस जब आपका कैंसिल होता है, जो आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी, जब वो कैंसिल होती है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी होती है। मैं आपको डिटेल डाल के दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी कि सर आपने ये तो मैं हमको समझाया नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर पहले मेरे को इन्वॉइस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं B2B के अंदर जा करके एक बार इन्वॉइस ऐड करता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला इन्वॉइस था हमारा जो कैंसिल हुआ है और ये इसका GST नंबर है। सबसे पहले इसका इन्वॉइस ऐड कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट। इन्वॉइस नंबर कितना है? इन्वॉइस नंबर ये है, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और डेट कितनी है? डेट है 4/9, तो 4 सितंबर, 4 सितंबर ना। उसके बाद टोटल इन्वॉइस वैल्यू, टोटल इन्वॉइस वैल्यू हमारी 349 और 18% वाले में डालना होगा हमको कितना? 295.76 और 53.24। इसको हम सेव कर देंगे। एरर आया ये क्या? नहीं, एरर तो नहीं आ रही, हो गया सेव। उसके बाद बैक जाएंगे हम एक बार दोबारा बैक जाएंगे एंड अब यहाँ पर क्रेडिट नोट में डाल देते हैं। क्रेडिट नोट में आप ऐड डिटेल करेंगे तो ये वाला इन्वॉइस जो है वो कैंसिल हो गया था, तो GST नंबर हम यहाँ पर डालेंगे इसी क्लाइंट का, ये हमारा कैंसिल हुआ था। तो आपको डेबिट, देखिए क्रेडिट नोट डालना है हमको। क्रेडिट नोट कैसे डालना होता है समझिए। इसको कॉपी करके यहाँ पे आप रिसीवर का GST नंबर डाल दीजिए, अपने आप रिसीवर का नेम आ जाएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। सो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर आपको सेल्स वाले इन्वॉइस में मिल जाएगा। तो मैं ये वाला डाल देता हूँ, IN4718D, IN4718, क्योंकि क्रेडिट नोट, सॉरी C डाल देते हैं, क्रेडिट नोट है ये हमारा। और डेट क्या है इसकी? 23/9 को ये वापस आया था, तो 23 तारीख 23 को यहाँ डालना है जब जब डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना है। ये देखिए डेट यहाँ पर आ रही है ना। नोट टाइप क्या है? ये हमारा क्रेडिट नोट है। सेल कैंसिल हुई है तो क्रेडिट नोट डलता है, ठीक है, क्रेडिट नोट है। नोट की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है? 349 की। सो 349 आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद में 18% वाले रेट के अंदर आपको डालना है 295.76। 18% वाले यहाँ पर डालना है 295.76। तो सारी डिटेल्स हमने डाल दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। क्रेडिट नोट इतना सिंपल है, क्रेडिट नोट डालना, ठीक है। क्रेडिट नोट को यहाँ पर डालना होता है। क्रेडिट नोट आप वहाँ मत डालिए, पहले वाले में, इसके अंदर नहीं डालना। क्रेडिट नोट आपको 9B के अंदर जो होता है इसके अंदर डालना होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड देखिए, जो आपके इससे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट वो यहाँ डालने हैं आपको। मैंने आपको डाल के भी दिखाया किस तरीके से डालना होता है। डेटा भी इसलिए नहीं आ रहा है, एक बार समरी जनरेट करूँगा तब यहाँ पर डेटा आएगा। और इससे रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं वो यहाँ आते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस होते हैं वो यहाँ आते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में आप वैसे भी .in पे ही करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में कुछ नहीं आएगा। अमेंडमेंट B2B इनवॉइस, इसके अंदर अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है, मान लीजिए आपने GST नंबर गलत डाल दिया, अमाउंट गलत डाल दी, तो वो जो अमेंडमेंट है वो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे करते हैं। अमेंडमेंट B2C लार्ज, इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट होती है वो यहाँ पे करनी होती है। देखिए ये ना बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर कोई डेटा डाल के दिखा नहीं रहा। 99.9% जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा आपका। अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अमेंडमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर, अमेंडमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। बस ये 4 जो होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद में नीचे आ जाइए, B2C अदर्स जो होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो GSTR 1 वाली हमारी समरी है इसके अंदर आपको ये दिखेगा B2C वाला,
स्मॉल जो होते हैं ये B2C अदर के अंदर हमारी डिटेल फिल की जाती है। तो इसके अंदर देखिए एक एक करके मेरी टीम ने वैसे डेटा यहाँ डाला हुआ है। कैसे डालना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। जैसे राजस्थान का डाला हुआ है सबसे पहले, तो राजस्थान इसमें ये रहा राजस्थान के अंदर 196.36, 196.36, 35.34 और इसका 18% आप यहाँ पे करेंगे, 35.34 अपने आप आ जाएगा। सेव कर दो। ऐसे ही आपको एक एक करके सारे स्टेट्स का डालना होता है। मैं आपको भी ऑफलाइन तरीके से बताऊंगा कैसे करना होता है, क्योंकि आप एक एक करके डालोगे तो देखो भाई कितने स्टेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेट लग रहे हैं मेरे को। 24 एंट्रीज डालोगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा। ऑफलाइन तरीके से बताऊंगा कैसे इसको करना होता है, ठीक है। और ऑफलाइन तरीके से सारा यहाँ पर अपने आप आ जाता है। सो ये यहाँ पर डेटा डाला हुआ है। डेटा फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक है या फिर नहीं है। नीचे जा करके 53934 आ रहा है, 53934 ये फिगर देख लीजिए। एक सेकंड में जूम इन करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से फिगर्स दिख जाए एक बार। ये देखिए 53934.64, 8586.12 और इन तीनों का ऐड करना होगा, टोटल करना होगा 9708.24, 9708.24। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये वैल्यू यहाँ पर हमारी डाली हुई है। ये आ गया। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में कुछ नहीं डालना होता। और टेबल नंबर 8 नील रेटेड सप्लाई कोई है तो डालो, वैसे नील रेटेड सप्लाई नहीं होती है तो यहाँ कुछ नहीं डालना है आपको। एडवांस टैक्स यहाँ पर भी कुछ नहीं डालना होता। यहाँ भी आप जनरली इसमें कुछ नहीं आते हैं, 99% केसेस में कुछ भी नहीं आएगा आपका। HSN समरी मैंने आपको समझाया था। B2C ऑप्शनल है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो B2B भी मैंडेटरी है, B2C भी मैंडेटरी है और B2B तो हर केस में डालना होता है। तो B2B वाले जो हैं वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। HSN कोड ये सेल्स के अंदर हमको मिल जाएगा। ये 4 हमारे थे HSN कोड, तो HSN कोड का मैं वो बना लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। GSTR 1 के अंदर यहीं पे बना लेते हैं पाइवट टेबल HSN कोड की। इंसर्ट करते हैं पाइवट टेबल आपको सिखा देता हूँ कैसे बनानी होती है। यहाँ से लेकर के आप पूरा डेटा एक बार सेलेक्ट कर लो और इसको एंटर कर दो। नाउ उसके बाद में पाइवट टेबल के लिए आपको HSN कोड वाइज चाहिए हमको समरी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 2 हैं हमारे। हमको क्या क्या अब जो डिटेल चाहिए वो ले लो। यहाँ पर हमको चाहिए टोटल क्वांटिटी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पर डाल दो, उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डाल दो, उसका रेट यहाँ पर डाल दो और जो भी GST है वो चाहिए हमको, SGST और टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। 4819 तो यहाँ पर ये B2B वाली डाल रहा हूँ मैं। B2C ऑप्शनल होती है तो B2C वाली मैं HSN वाइज नहीं डालूंगा, B2B वाली डालूंगा खाली यहाँ पर। 4819 हमारा यहाँ पर आ गया। और सम ऑफ क्वांटिटी 1 है और ये जो है हमारा किस में होता है, पैक्स में होता है। पैक्स में है। टोटल क्वांटिटी कितनी है 1। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 194.49 राइट। और GST रेट 18% है, 18% है। सम ऑफ IGST कितना है, IGST है 35.00, CGST 0 एंड 0 और इसको करके ऐड कर दिया। एक और ऐड करते हैं, 2 HSN थे हमारे। दूसरा है 4823 और ये भी पैकेट्स में ही होगा, पैक्स में आएगा ये। और क्वांटिटी कितनी है इसकी, 5 क्वांटिटी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1085.64 एंड इसका रेट 18% रेट है इसका। और IGST 76.12 कर देते हैं इसको, 76.12। CGST 59.64 एंड 59.64 ठीक है। एंड इसको भी ऐड कर देते हैं। 2 हमने ऐड कर दिए। सर ये तीसरा ब्लैंक वाला नहीं करोगे, ये तीसरा ब्लैंक वाला कौन सा आ रहा है, ये जो हमारा B2C वाला था वो यहाँ पर आ रहा है ना। ये मेरे लिए मैंडेटरी कब होता, अगर मेरे इस क्लाइंट की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती तो मेरे लिए इसको डालना भी मैंडेटरी होता। लेकिन क्योंकि B2C वाला टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है तो ये B2C ऑप्शनल है और मैं इसका HSN की समरी जो है वो नहीं डालूंगा अपने GSTR 1 के अंदर, वहाँ मेरे पास ऑप्शन होता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये सेव हो गया है। मैं GSTR 1 में जाऊँगा
सो गाइस देखिए, ऑनलाइन तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे आपको B2B में अपने इन्वॉइसेस को ऐड करना होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे ऐड करने होते हैं, B2C के अंदर कैसे आपको एक एक डिटेल ऐड करनी होती है। लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। अब आपको बताता हूँ ये पूरा काम ऑफलाइन तरीके से कैसे किया जाता है और सिंपली ऑफलाइन तरीके से आप कैसे इस सारे डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आपको सबसे पहले एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। आपको डाउनलोड के अंदर जाना है, ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल जो है ये आपको डाउनलोड दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड करना होता है। तो डेस्कटॉप पे मैं डाउनलोड करता हूँ। अब आपको ऑफलाइन तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आपको ऑफलाइन तरीके से रिटर्न प्रिपेयर करनी होती है। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगे ये वाला प्रोसेस, बट एक बार दो बार अगर आप यूज टू हो जाते हैं तो ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। ऑफलाइन टूल के अंदर आप जाएंगे, काफ़ी सारी शीट्स आपको मिल जाएंगी, कहीं मत जाओ। सेक्शन वाइज CSV फाइल, इसके अंदर आपको जाना है। GSTR 1 के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शीट्स मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। काफ़ी सारी शीट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसमें से जो रेलिवेंट शीट्स हैं वो आपके लिए कौन कौन सी हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास डेटा था B2B का, एक हमारे पास डेटा था B2C का, B2C अदर यानी स्मॉल वाला जो होता है वो, और एक हमारा था HSN वाइज, एक हमारा था HSN वाइज समरी। तो इन तीनों का आप डेटा डाल सकते हैं। तो इन तीनों का डेटा जो है हम डालेंगे। एक तो B2B हमारा ये है, उसके बाद B2C, B2BA, B2C लार्ज, B2CL का मतलब होता है B2C लार्ज, B2C स्मॉल, ये रहा B2CS, ये स्मॉल, ये हमको चाहिए, और एक HSNY, ये तीन खाली हमको CSV फाइल चाहिए। इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, अपने सेपरेटली यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं डेटा डालूंगा ना। एक टूल की हमको जरूरत पड़ेगी, जो टूल यहाँ पर होगा उसको भी आप इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। ये वाला टूल दिख रहा होगा आपको, GST ऑफलाइन टूल, इसको भी आप इंस्टॉल कर लो, यस करके, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम। तब तक मैं आपको बताता हूँ शीट के अंदर डेटा आपको कैसे डालना होता है। सबसे पहले आप जो है B2B के अंदर डेटा डालिए। B2B को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डमी डेटा होता है। डमी डेटा को मत छेड़ो अभी, यहाँ पे जाओ और हमारी कंपटीशन शीट में आइए। ये हमारा हो गया इंस्टॉल। इसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे वहाँ पे अपलोड करना होता है। फिनिश। अपनी कंपटीशन शीट में आना है आपको। ये हमारी कंपटीशन शीट है B2B के अंदर। सबसे पहले हमको क्या डालना है, यहाँ पर GST नंबर डालना है ना। सो ये हमारा GST नंबर कहाँ पे है, ये रहा। इसको आप क्या कीजिए, अच्छा ये हमको नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ। जो येलो वाला है ये हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, तो ये हमको नहीं चाहिए यहाँ पर। या तो सारे डाल देते हैं, वो वाला उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर लो। पेस्ट एज वैल्यू करना है, Ctrl+Alt+V करके पेस्ट एज वैल्यू। रिसीवर का नेम, देन ये रहा रिसीवर का नेम, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू। उसके बाद इनवॉइस नंबर कहाँ है हमारा, ये रहा इनवॉइस नंबर। इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर लो आप। उसके बाद इनवॉइस की डेट, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट एज वैल्यू करोगे तो यहाँ पर सही से नहीं आएगा। ऊपर से फॉर्मेट पेंटर करके इसको फॉर्मेट पेंट कर दीजिए, तो ये हमारी डेट देखिए करेक्टली आ जाएगी। अगर वहाँ से सही नहीं आ रहा तो ऊपर वाला फॉर्मेट जो है इसका फॉर्मेट पेंटर करके नीचे कर दो। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट बहुत इजी है। एक बार आपका हाथ बैठ गया तो इसमें आपको बहुत कंफर्टेबली आप काम कर पाएंगे। इनवॉइस वैल्यू लास्ट में है, तो इनवॉइस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई का कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। तो वो कोड, अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई का कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कंपटीशन शीट में आपको स्टेट कोड मिल जाएंगे। तो देखिए GST नंबर ये हमारा 01 है, तो 01 ये इसका कोड ये होता है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। और उसके बाद कौन सा है, 24 नीचे मिलेगा, गुजरात का कोड होता है 24, वो आप यहाँ पर डाल दो, गुजरात। उसके बाद में है 27 महाराष्ट्र। उसके बाद में 22 चंडीगढ़, डन। ठीक है, रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज नहीं है, इसको नो करना है। एप्लीकेबल यहाँ पे कुछ नहीं डालना। रेगुलर सप्लाई है, रेगुलर डाल दीजिए, सब में रेगुलर कर दीजिए। उसके बाद ई-कॉमर्स यहाँ कुछ नहीं डालना। रेट आपको डालना है, तो ये हमारा 18% है। आपका जो भी एप्लीकेबल रेट है आप वो डालिएंगे। एंड उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, तो टैक्सेबल वैल्यू हमको GSTR 1 की कंपटीशन से मिल जाएगी। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, बाकी आगे कुछ नहीं डालना। अच्छा एक जो था वो क्रेडिट नोट था ना, ये हमारा क्रेडिट नोट था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है,
बाकी ऊपर का डमी डेटा था, डमी डेटा भी यहाँ से डिलीट कर दो, ये डमी डेटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, B2B के अंदर डेटा डाल दिया, काम बहुत सिंपल हो गया। इसको सेव कर दो, B2B हमारा हो गया सेव, इसको क्लोज कर दो। अगली शीट आओ। अच्छा, B2B के बाद एक क्रेडिट नोट था, क्रेडिट नोट को मैन्युअली भी आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ऑफलाइन यूटिलिटी से डालो। उसके बाद B2C आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मुझे मेन समझाना है B2C के अंदर डेटा कैसे डालना होता है। तो यहाँ पे आप OE सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर हम E क्यों नहीं सेलेक्ट करते? E का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, OE का मतलब होता है अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि पोर्टल पे जो है OE अगर आप करके ई करके डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए हमको OE ही यहाँ पर करना पड़ता है। अब आप कंपटीशन शीट में आएंगे तो मैंने वर्किंग बनाई हुई है, जेसॉन वर्किंग। ये कैसे बनाई हुई है? जो हमारी डेस्टिनेशन थी, स्टेट कोड में चेक करके उसके क्या क्या स्टेट कोड है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो मैं क्या करूँगा, सारे स्टेट कोड को सबसे पहले मुझे चाहिए होता है, तो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई में मुझे स्टेट कोड डालना है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। देन OE को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद रेट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट है, कॉपी करके इसको भी पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। बाकी कुछ नहीं डालना मेरे को, सेस अमाउंट नहीं और वो कुछ नहीं डालना। ऊपर का डेटा आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो सैम्पल डेटा होता है, एंड इसको भी आप जो है सिंपली सेव कर दीजिए। तो B2C एस हमारा हो गया। इसी तरीके से आप जो है लास्टली क्या डालोगे, HSN वाइज के अंदर डाल दो। HSN के अंदर हमारी 2 डिटेल्स थी, ज़्यादा डिटेल नहीं थी। HSN वाइज मैन्युअली भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऑफलाइन यूटिलिटी से आप सारी करो। देखो B2C स्मॉल वाला है वो आप HSN से करो, इसको भी मैन्युअली हम डाल देंगे, तो HSN वाइज भी छोड़ो, रहने देते हैं। B2C ये इसके अंदर डेटा हमारा ज़्यादा था इन दोनों के अंदर, इसको हम ऑफलाइन यूटिलिटी से, देखो बात समझो, आप कुछ डेटा ऑफलाइन यूटिलिटी से बना लो, कुछ डेटा ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है जब आप ऑफलाइन यूज कर रहे हो तो आप सारा काम ऑफलाइन ही करो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं खाली B2B और B2C ये ऑफलाइन तरीके से कर रहा हूं, मैंने आपको रिटर्न दिखाई थी, उसमें काफी सारी टेबल्स थी, तो ये 2 टेबल खाली मैं ऑफलाइन तरीके से प्रिपेयर करूंगा, बाकी सारी टेबल्स में ऑनलाइन जाकर के डेटा फीड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ज्यादा डेटा था। अब देखो यूटिलिटी आप ओपन करो, यूटिलिटी दिखाता हूं कैसे यूज करनी होती है। यूटिलिटी के अंदर आप यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे IFF GSTR1 GSTN ऑफ सप्लायर आपको डालना होता है। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, MTR रिपोर्ट में सेलर का GST नंबर होगा ना, वो ले लेते हैं। यहाँ पर सेलर का GST सबसे पहले ही होता है, ये GST नंबर है सेलर का, मतलब आपका GST नंबर, सेलर का GST नंबर आएगा। फाइनेंशियल ईयर आ गया, पीरियड कौन सा, अक्टूबर नहीं सितंबर का प्रिपेयर कर रहे हैं अभी हम, सितंबर का। SCR टैक्स पेयर है नो, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर नो, क्वार्टरली अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर नो करो। इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा था? तो नहीं, हमारा 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, नो कर दिया हमने। देन इसको हम प्रोसीड कर देंगे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, GST नंबर ठीक है, फाइनेंशियल 21-22 सितंबर, नो। इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आंसर इज नो। ठीक है, इसको आप यस कर दो। ठीक है, हमारी डिटेल्स। इंपोर्ट फाइल आपको दिख रहा है, इंपोर्ट फाइल करके अब आपको नीचे वाले में जाना है। 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक्सेल में मत जाना, एक्सेल वाला ऑप्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ये वाला ऑप्शन सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। पहला B2B का सेक्शन सेलेक्ट करो, इंपोर्ट CSV आ रहा है डेस्कटॉप पे जो हमने बनाई थी B2B, उसको करके यहाँ पर ओपन कर दो। इसको आप यस करेंगे, सक्सेस का मैसेज आ गया, हमारा डेटा यूटिलिटी में अपलोड हो गया है। उसके बाद दूसरी हमको फाइल अपलोड करनी है B2C स्मॉल वाली। ठीक है, तो वो ये है B2C स्मॉल, ये 7 दिख रहा है, टेबल नंबर 7 होती है। यहाँ पर आप इंपोर्ट CSV करेंगे, ये B2C स्मॉल ये वाला हमको अपलोड करना है, एंड इसको आप यस करेंगे, ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आप व्यू समरी पे चेक करेंगे, तो समरी में आप देखेंगे 4 इन्वॉइसेज यहाँ पर है, 24 इन्वॉइसेज यहाँ पर है, और टोटल आप एक बार चेक कर लीजिए आपका टैक्स कितना बन रहा है। IGST इतना है, इतना। एक बार अपनी कैलकुलेशन से चेक कर लेते हैं। हमारा 85864.12 85864.12 मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। 561.06 561.06, और हमारा B2B वाले में कितना बन रहा है 823.67। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं 823.67। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो 823.67 ही बन जाएगा। ठीक है, सो गाइस समरी हमारी बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुकी है। नाउ समरी हमने 2 के लिए यूज की है, एक हमारी टेबल नंबर 7 B2C स्मॉल के लिए, एक B2B के लिए। उसके बाद आपको जनरेट फाइल दिख रहा है, एक बार ये डिटेल्स मैच जरूर कर लीजिएगा कंपटीशन शीट से। जनरेट फाइल पे आपको क्लिक करना है, जेसॉन फाइल पे आप क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे आप यहाँ पर
डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दी। ये हमारी जेसन फाइल कहाँ गई, एक सेकंड रुको, रिफ्रेश करते हैं। ये रही, ये देखिए, ये हमारी जेसन फाइल दिख रही है आपको, ये हमारी जेसन फाइल है। अब आपको करना क्या है, पोर्टल पे जाओ, यहाँ पे आप डैशबोर्ड के अंदर जाइए, रिटर्न सेलेक्ट कीजिए, फाइल रिटर्न पे आप जाएंगे। फाइल रिटर्न के बाद आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सितंबर मंथ सर्च करना है आपको, प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है, एंड यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी टीम ने काम किया था इस पर काफ़ी, चूज़ फाइल करनी है और ये जो है इसको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा सेव कर दिया है, दोबारा से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अपलोड करेंगे उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेटा GSTR1 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो डेटा आपने सेव किया है। ठीक है, ऑफलाइन तरीके से इस तरीके से करना होता है। उसके बाद में आप Q2 में जाइए, सितंबर के अंदर जाइए। हमने वैसे डेटा यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, तो एक बार हम चेक करके इसको क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। देखिए एक बार ना जनरेट समरी, फाइल करने से पहले समरी जनरेट ज़रूर किया कीजिए नीचे जाके, क्योंकि मैंने डेटा ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पर सेव कर दिया था। रिफ्रेश करेंगे, एक बार मैच कर लेते हैं। B2B में देखिए, अपनी कंपटीशन शीट में आओ, आ जाइए। तो B2B के अंदर देखिए आपके 4 इन्वॉइसेस हैं, 1859 4 इन्वॉइसेस हैं हमारे। तो ये वाले, इस इन्वॉइस को आप हटा देंगे तो वो डिटेल हमारी मैच हो जाएगी। उसके बाद एक हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये वाला है, इसकी वैल्यू 53.24 है, ये यहाँ पर मैच हो गई। B2C स्मॉल में देखिए, ये हमारा यहाँ पर मिलेगा। इसकी टोटल वैल्यू अगर मैं मैच करने जाऊँ तो 53,934.64 और 8, इसका तीनों का टोटल आप करेंगे तो 9708.25 और 24 मैच है, एग्जैक्टली मैच है, कोई दिक्कत नहीं। HSN वाइज समरी खाली कौन सी डाली है हमने, B2B वाली यहाँ पर डाली है। तो B2B वाली 1280 ये ऊपर से आपका मैच हो जाएगा। इसमें से आप ये माइनस करेंगे ना, देखिए इसमें से आप ये फिगर माइनस करेंगे तो आपका ये HSN वाइज वैल्यू भी मैच हो जाएगी। या सिंपली मैं यहाँ पे आपको मैच करके दिखाऊं तो यहाँ से मैच हो जाएगी आपकी। इसका आप टोटल लेंगे, ये देखिए 1280.13, 1280.13 और 230.40, यानी B2B वाला जो था उसकी HSN वाइज समरी हमने यहाँ पर डाली है। डॉक्यूमेंट इशू जो है अगर अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। देखिए डॉक्यूमेंट इशू में क्या होता है ना, कभी एक बार ऑनलाइन सेलिंग में इन्वॉइसेस हमको सीरियल वाइज मिलते नहीं है, रिटर्न्स होती हैं काफ़ी सारी, वो होती हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, डॉक्यूमेंट इशू जो होता है वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होता है, उसका टैक्स कॉम्पिटिशन लाइबिलिटी से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो डिपार्टमेंट भी कोई इतना इशू इस पर करता नहीं है, देखिए ठीक है। तो आप छोड़ सकते हो, डॉक्यूमेंट इशू की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HSN वाइज समरी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स हमारी मैच है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड सबमिट कर देना है। रिटर्न ऑप्शन आएगा कि एक बार आप सबमिट करते हैं तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो है इसको हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो हमारी फाइल करने के लिए रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर फाइल रिटर्न आपको करना है। यहाँ पे एक एरर आती है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये एरर भी ठीक हो जाएगी। रिफ्रेश कर देना 5 मिनट के बाद में, ये एरर ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप इसको फाइल करेंगे। तो मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, फिर इसको फाइल करके आपको दिखाऊंगा। एंड फाइल करने के बाद में इसको फाइल में कर दूंगा, खैर इसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगा 3B GSTR 3B जो होती है वो कैसे फाइल करनी होती है और टैक्स की पेमेंट कैसे करनी होती है। सो गाइस GSTR 1 हमने फाइल कर दी है और मीनवाइल मैंने TCS की रिटर्न भी फाइल कर दी है। अब रहती है हमारी GSTR 3B फाइल करना। देखिए आज की डेट में GSTR 3B एक ऑटोमेटिक रिटर्न हो चुकी है। GSTR 1 से आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, GSTR 2B से आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है। जो टैक्स बनता है बस वो आपको पे करना है और GSTR 3B फाइल करनी है। बहुत ही सिंपल रिटर्न हो चुकी है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी R1 फाइल हो चुकी है। अब रिटर्न्स की तरफ चलते हैं और 3B समझाता हूं आपको GSTR 3B का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको GSTR 3B फाइल करनी होती है। सो दिस इज अवर GSTR 3B। इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो नहीं, नील रिटर्न हमको फाइल नहीं करनी है। अगर आपकी कोई भी सेल या कोई भी परचेज नहीं है तभी आपको नील रिटर्न यहाँ पर यस करके फाइल करनी है। लेकिन हमने तो ऑब्वियसली GSTR 1 के अंदर इतनी सारी डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर नो करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद देखिए इसको क्लोज करो। GSTR 1 से टेबल नंबर 3.1 के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा आ जाता है। जो हमने अभी अभी GSTR 1 फाइल करी वहाँ से हमारा IGST इतना था, सेंट्रल टैक्स इतना था एंड स्टेट टैक्स इतना था। तो ये फिगर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई हैं। आपको बस ये एक बार वेरीफाई करनी होती हैं। तो हम जाएंगे अपने 3B के एनालिसिस पर और 3B के एनालिसिस में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप इसको चेक कर पाएंगे।
यहाँ से आप चेक कीजिए, इसका टोटल करेंगे दिस प्लस ये वाली जो फिगर है B2B वाली फिगर भी है हमारी, नहीं ये रही, सॉरी, टेबल 3.1 ये है हमारी, इधर से मैच करना है। यहाँ से मैं टेबल 3.1 जूम इन करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये रही हमारी टेबल नंबर 3.1। इसकी फिगर से आप देखिए IGST में कितना है 8697.25, 8697.26 सेम है, 620.71, 620.7 फ्रैक्शन डिफरेंस चल जाएगा 620। तो ये हमारा टेबल 3.1 मैच है। मैं आपको शो कर देता हूँ 8586, सो 8586.12 वो हमारा IGST यहाँ पर खाली इंटरस्टेट आपको चेक करनी होती है, तो ये दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है, खाली 8586.12 इंटरस्टेट सप्लाईज है ना, इंटरस्टेट B2C सप्लाईज, इंटरस्टेट B2C सप्लाईज है, वो आपको यहाँ से मैच करनी होती है 8586.13, ठीक है। तो ये भी मैच है हमारी। नेक्स्ट हमारा जो है वो ITC की टेबल है ना। ITC की टेबल देखिए आपकी ये भी ऑटोमेटिकली आएगी। ये दोनों जो होती हैं वो आपकी GSTR 1 से फिल होकर के आती हैं, ये दोनों जो होती हैं वो GSTR 1 से आती हैं, ये आपके GSTR 2B से आती है। लेकिन यहाँ पर डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि GSTR 2B 14th ऑफ एवरी मंथ जनरेट होती है और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है 11th, सो अभी 2B जनरेट नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा। लेकिन मुझे आपको फाइलिंग सिखानी है तो मैं क्या करूँगा, आप मैनुअली भी डेटा डाल सकते हैं। सो डेटा हमने बनाया हुआ है, यही डेटा हमारा 2B में आएगा। तो 3B के अंदर आप जाएंगे, देखिए ये हमारा आ रहा है 8262.36, ऑल अदर ITC में 5262 पॉइंट कितना है 36 है, 0.36 है। सेंट्रल टैक्स में 307.36 है। ये करके आप इसको यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए तो ये डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वाली ऑटोमेटिक जो 2B से फिगर आएगी वो भी यही आएगी 99.9%, क्योंकि जो हमारे 2BA में है वो आ जाएगा, रिटर्न्स फाइल हो जाएंगी तो ठीक है। उसके बाद कोई लेट फीस होती है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई इंटरेस्ट होता है, आपने लेट टैक्स की पेमेंट करी है तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। एग्जाम सप्लाईज वगैरह होती है वो यहाँ डालनी होती है, ठीक है, वरना यहाँ पे कुछ नहीं डालना अगर नहीं है कुछ तो। फिर सेव कर देना है सिंपली आपको डेटा, सेव कर देंगे डेटा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। अभी सेव नहीं हुआ, अब हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपकी फाइनल कैलकुलेशन पोर्टल अपने आप कर लेगा। उसके बाद में जितना आपका टैक्स बनता है वो यहाँ पर दिखाएगा, जितना अनयूटिलाइजेबल कैश से जितना आप यूटिलाइज हुआ है वो यहाँ। ये जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, इतना कैश जो है आपको चाहिए होता है। मैं एक बार फिगर्स को चेक कर लेता हूँ कहीं और ऐसा ना हो मेरे पास कैश पड़ा हो। 1187 237 और 237 ये एग्जॉस्ट हो गया। और क्रेडिट लेजर के अंदर कैश लेजर के अंदर इतना पड़ा है, क्रेडिट लेजर के अंदर कितना है 5623। हाँ, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स मेरा कितना इतना टैक्स मेरा जो बनेगा IGST के लिए 2248 77 और 77 इतना टैक्स मेरे को चालान बना करके पे करना हो। कैसे वो करते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ऑब्वियसली मैं अभी नहीं करूँगा, ये क्लाइंट पेमेंट करेगा फिर हम इसको फाइल करेंगे रिटर्न, बट मैं आपको प्रोसेस पूरा समझा देता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट चालान आपको दिख रहा है, क्रिएट चालान पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिगर्स आ जाएंगे जितनी आपको फिगर चाहिए होगी 2420। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ई पेमेंट का या ओवर द काउंटर, तो वैसे आजकल कोई नहीं करता, आप ई पेमेंट करिए या फिर NEFT RTGS कीजिए। NEFT RTGS में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ई पेमेंट मैं रिकमेंड करूँगा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। जनरेट चालान पे आपको जाना है, चालान जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग दिख रहा होगा, जो भी आपका बैंक है सेलेक्ट कर लीजिए, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाएंगे। आपका नेट बैंकिंग का पोर्टल आ जाएगा, लॉग इन करके वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप 3B पे आएंगे और 3B में आपकी पेमेंट्स कैसे ऑफसेट करना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। जब आप पेमेंट करने के बाद में चालान की पेमेंट जब आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको कैसे प्रोसेस करना होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अभी नहीं करूँगा, क्लाइंट इसकी पेमेंट करेगा, उसके बाद में मैं इसको फाइल करूँगा, ठीक है। 3B यहाँ पर नो नेक्स्ट जाएंगे, इसको क्लोज कीजिए। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे आइए, यहाँ पर ये रहा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। ये अभी मैं करूँगा तो मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास एरर दिखा देगा। देखिए इसने मेरे को सीधा चालान पे रीडायरेक्ट कर दिया, तो चालान अभी क्लाइंट बनाएगा, ये हम चालान की पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं, तो देखिए इतने का कैश हमको चाहिए। उसके बाद आप पोस्ट मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वो करके देन आप अपनी इस रिटर्न को OTP के थ्रू फाइल कर सकते हैं। सो गाइस ये था पूरा प्रोसेस, किस तरीके से एक ऑनलाइन सेलर को
अपनी TCS रिटर्न, सबसे पहले तो कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करनी है, फिर TCS रिटर्न कैसे फाइल करनी है, GSTR1 ऑनलाइन तरीके से ऑफलाइन तरीके से कैसे फाइल करनी है, और लास्ट में अपनी GSTR3B की कैसे फाइल करनी है, टैक्स की पेमेंट कैसे करनी होती है। गाइज होप सो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अमेजॉन सेलर के केस में किस तरीके से आपको अपनी GST की फाइलिंग करनी होती है। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, Q&A सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपको ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। आज के सेशन में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।